के अगले रिवीजन टॉपिक के देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और जनरली इस चैप्टर में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, खास करके लास्ट टाइम में थोड़ा हम परेशान हो जाते हैं, क्या करें ना करें। और तब कई बार ऐसा भी होता है जो हमें आता है वो भी हम नर्वस हो जाते हैं। तो बिल्कुल काम होकर के और कुछ टॉपिक्स जो मैं आपको भी क्विक रिव्यू दूंगा, आप उनको देखेंगे। जहाँ भी आपके नोट्स होंगे, जहाँ आपने रिवीजन कर रखा होगा, उसके हेल्प लें और इन टॉपिक को आप कर लें। इससे विशेष आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर के पास। कुछ जो जहाँ तक संभव है, अब जैसे मैंने केस स्टडी के लिए बोला है तो केस स्टडी भी आपको हम देंगे, है ना। तो कुछ जहाँ जहाँ पे ज्यादा समस्याएं या ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, वहां पे हम आपसे चर्चा जरूर करें। तो फटाफट आते हैं अपने टॉपिक्स पे और बात करेंगे हम आपसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, जब मैं इस टॉपिक को समझा लूंगा तो इसी में एक क्वेश्चन बैंक भी है, यानी कुछ क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, है ना। लेकिन सबसे पहले आप खुद से ही ट्राई करेंगे इसको सोल्व करने की, फिर आप आगे आंसर शीट का सहारा लेंगे। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि कार्बन, जैसा हमने पढ़ा है कि एटॉमिक नंबर 6 होता है, वैलेंसी उसकी 4 होती है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखा है। और कार्बन के पास दोनों ही कैपेसिटी है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है ना। तो अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि यहाँ लिखा है हमने कि requires lot of energy, कई ज्यादा एनर्जी की। इसे थोड़ा मैं इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो requires a lot of energy as 6 proton in nucleus will pull electron strongly। और जहां तक दूसरी बात है कि डिफिकल्ट टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। दोनों चीजें इसमें हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि क्यों कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कार्बन करता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। सो कार्बन शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। आपको जवाब मिल गया इसका। एक जवाब तो आपको मैंने यही दिखा। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड, अगर आप मेरे पीछे की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। तो आप थोड़ा सा आप इतना ही समझिए कि जो बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है और कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है। जब ट्रांसफर होता है ना, तो निगेटिव पॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, तो निगेटिव पॉजिटिव उससे बनते हैं। जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहां पे निगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं, और जब चार्जेस आ जाते हैं तो उसके बीच में फोर्स ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हो जाता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो एनी बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव के कारण, तो इस वजह से क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, गुड कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सारी प्रॉपर्टी आयनिक की हो जाती है। क्यों बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। और कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, शेयरिंग से बनता है, तो शेयरिंग में तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर होता है। इसमें ठीक इसका जो आयनिक बॉन्ड का अपोजिट जो है, वो सारी प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड में हो जाती है। अब यहाँ हमें समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मेरी बातें मैं बार बार कहता हूँ कि आपको दिखेगा वो आपके पेपर में।
तो इलेक्ट्रॉन डाटा स्ट्रक्चर, और देखिए जब हमको कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जब हम शो करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, जैसे यहाँ पे शो कर रखा है किसका, क्लोरीन का, तो क्लोरीन 17 होता है, 287 है, आप देख रहे हैं, 2 क्लोरीन है, Cl2 है ना, तो 2 क्लोरीन हमने ले रखा है, और दोनों के पास 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वैलेंस है, 287, 7 वैलेंस है, तो दोनों के पास 7 है। अब क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 की जरूरत होती है, तो एक क्लोरीन दूसरे वाले से कहता है भाई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरा 8 पूरा हो जाएगा, दूसरे वाला कहता है भाई मुझे भी तो 8 पूरे करने हैं, तो जब जरूरत पड़ेगी तो तुम भी मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे देना, यानी जरूरत पे 1 इलेक्ट्रॉन दोनों ट्रांसफर करते हैं और शेयर करते हैं, नॉट ट्रांसफर करते हैं, तो जो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस वजह से इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि किस तरह से O2 की या N2 की इन सब में फॉर्मेशन होती है, इसको थोड़ा सा आप स्टडी करें। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट इस पे, हाइड्रोकार्बन पे। देखिए हाइड्रोकार्बन जब हम कहते हैं ना, तो 2 वर्ड हमने कह दिया, हाइड्रोजन और कार्बन। जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों, इसके सिवा कुछ भी हो, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन हो, वो हाइड्रोकार्बन है। और जब हम नेमिंग करते हैं तो आपने पढ़ा है कि एक कार्बन अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हो तो उसे हम मिथ कहते हैं, 2 हो इथ कहते हैं, 3 है 3 हो तो मिथ इथ प्रो, 4 हो ब्यूट कहते हैं, 5 हो पेंट कहते हैं, हेक्स कहते हैं, हेप्ट कहते हैं, ऑक कहते हैं। इस तरह से उसका नेमिंग होता है ना। एक चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं उनको हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। क्या, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है बस। और दूसरा जो अनसैचुरेटेड है उसके 2 पार्ट होते हैं, अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसी तरह से तीनों के फॉर्मूले हो जाते हैं। अल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n, और उधर जो अल्काइन बच गया वो CnH2n-2 हो जाता है। और इसी के अनुसार से इसमें नेमिंग हम सबका करते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे इथीन का एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर्मूले सारे बता दिए हैं आपको मैंने। तो इथीन का बता रखा है, इथीन के लास्ट में क्या लिखा है, ईन, लास्ट में लिखा है ईन, तो ईन का मतलब वो अल्कीन का हो गया। अल्कीन बोले तो CnH2n हो गया। और हमने बताया ना इथीन, इथ में 2 कार्बन होते हैं, तो N की जगह जब हम 2 पुट कर देंगे तो CnH2n क्या बन जाएगा, C2H4 बन जाएगा, और C2H4 बन जाएगा। और दूसरी बात मैंने क्या बताई कि अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, इस वजह से आप देख सकते हैं कि इथीन का जो स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है, यहाँ पे इथाइन का बनाया गया है, सॉरी इथीन का ऊपर बनाया होगा कहीं, क्या बनाया ही नहीं है, नहीं बनाया, हाँ ये बना रखा है। तो जो इथीन का स्ट्रक्चर बना रखा है ये डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, और जब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन कैसे होते हैं बेटा, याद है क्या आपको, पढ़ा आपने? थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन के 4 वैलेंसी होते हैं, तो हर कार्बन के 4 पूरे करने हैं तभी वो स्टेबल होता है। जैसे आप देखो इथेन वाले में छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं ताकि आगे अच्छे समझ में आ जाए आपको। तो C और C देखो दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड होकर रखा है, एक बॉन्ड। अब दोनों कार्बन की बात हम अलग अलग करेंगे। पहले इस कार्बन की जब हम बात करेंगे तो 4 पूरे करने हैं, 4 हर कार्बन के पूरे करने हैं। तो आप देखो राइट साइड में ये जो C से जुड़ा हुआ है, एक तो ये हमारा हो गया, एक ऊपर की साइड में देखो ये बॉन्ड हो गया, एक दूसरा इधर लेफ्ट साइड में बॉन्ड हो गया, एक इधर डाउन की साइड में बॉन्ड हो गया, 4 हो गए। और जहां जहां खाली है वहां वहां हम H लगा दें। सेम यही चीज जब अल्कीन होता है ना, यानी इथीन होता है, अल्कीन होता है, तो इन में हम किसी भी एक बॉन्ड को डबल कर देते हैं। जब आइन होता है अल्काइन, तो किसी भी एक बॉन्ड को ट्रिपल कर देते हैं, और ट्रिपल करने के बाद उसी के अनुसार 4 4 सबका पूरा कर देते हैं। बस इतना सही काम होता है इसमें।
तो एक तो इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शनल ग्रुप। कई बार बताया है कि ऐसा ग्रुप एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम जब वो किसी कंपाउंड में ज्वाइन होते हैं तो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और वो अपनी प्रॉपर्टी डाल देते हैं। जैसे हमारे बीच में हमारा कोई अगर ग्रुप है और उसमें कोई ऐसा खतरनाक बच्चा आके बैठ गया हो और वो खतरनाक बच्चा अपनी प्रॉपर्टी सारे ग्रुप को दे दे, तो वो जो खतरनाक बच्चा बाहर से आया है वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है ना। तो इसी तरह से फंक्शनल ग्रुप थोड़े याद रखने हैं, दो चार आपने यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा। एक तो हेलो, चलो ठीक है, हेलोजन ग्रुप है ये, आयोडीन ब्रोमीन ये सारे। दूसरा आपका अल्कोहल है, तीसरा आपका एल्डिहाइड है, तीसरा नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है, ये कीटोन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब यहाँ पे समझना, बस ये याद रखना है आपको कि जब अल्कोहल कहीं पे OH लगाओ तो उसके लिए हम कंप्लीट लिखने के बाद लास्ट में OL लगा देते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मीथेन में अल्कोहल जोड़ना है, METHANE, मीथेन में अल्कोहल जोड़ना है, तो मीथेन का लास्ट वाला जो E है वो हटा दो, N रह गया लास्ट में, और उसमें OH अगर है तो OL जोड़ दो, मिथेनॉल बन गया। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसके लिए देखो यहाँ लिखा है ओइक एसिड ऐड करना है, तो METHAN और फिर ओइक एसिड ऐड कर दो। यानी कि जिस टाइप का भी उसमें फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नाम हमने समझ रखा है, याद कर रखा है, वो नाम हमें उसमें ऐड करना है। बात इतनी है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज हमने समझना है बड़े प्यार से कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं। देखो, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एक हो, यानी OH अगर सब में है तो अल्कोहल सब में है, CHO है तो सब में है, COH है तो सब में है, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जनरल फॉर्मूला भी सेम हो, केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर हो, लेकिन हर कंस्टिट्यूटिव कंपाउंड में CH2 का डिफरेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और देखो, क्वेश्चन पूछा जाता है जब, तो उसमें आपसे ये भी पूछा जाता है कि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टी बताएं। तो प्रॉपर्टी हम क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी लिखेंगे ना कि उनकी केमिकल जो रिएक्टिविटी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो सेम होती है। हम लिखेंगे ना कि उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है जी। हम लिखेंगे ना कि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है जी। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि CH2 का डिफरेंस होता है। जैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ लिखा भी है, मैं इसी से समझा देता हूँ आपको कि जैसे हमारे पास CH4 है। अब CH4 में मीथेन है ना, CH4 है। अब CH4 में जब आप CH2 ऐड करोगे, CH2 कितने का डिफरेंस होना चाहिए? CH2 का। CH2 ऐड कर दो तो C2H6 बन जाएगा। एक होमोलोगस सीरीज हमें मिल गया। अब इसमें फिर CH2 ऐड कर दो, C3H8 हो जाएगा, फिर दूसरा मिल गया हमें। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको अगर बोल दे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि ब्यूटेनॉल के 3 होमोलोगस सीरीज बनाए, ब्यूटेनॉल के 3 होमोलोगस सीरीज बनाए, तो जो ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला होता है क्या होता है? C4H9OH। ब्यूटेनॉल का जो फॉर्मूला होता है उसमें आप CH2 जोड़ते जाओ। एक बार जोड़ोगे एक कंपाउंड बन जाएगा, दूसरी बार जोड़ोगे दूसरा बन जाएगा, यानी CH2 आप ऐड करते जाओ। दैट्स। हाँ, इसमें आपको ये प्रॉपर्टी थोड़ी और देख लो, आप ये भी याद कर लेना कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो जब बढ़ेगा कंसेक्यूटिव, क्योंकि हमने CH2 ऐड किया, यानी 14 एटॉमिक मास यूनिट और ऐड कर दिया है उसमें, तो हर कंसेक्यूटिव कंपाउंड का जो एटॉमिक मास है वो 14 AMU बढ़ता जाएगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब इसमें कुछ रीजन पूछा जा सकता है आपसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम
फॉर अ होमोलोगस सीरीज। तो अभी बताया ना कि केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए सेम होते हैं क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप सेम सेम होता है। जब सेम फंक्शनल ग्रुप सब में है, तो अभी हमने पढ़ा था ना कि फंक्शनल ग्रुप वही होता है जो पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल देता है, और सब में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब सबका सेम प्रॉपर्टी होगा। अब इसके बाद अगले टॉपिक में आ जाते हैं। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से इसको रिवीजन करना और नोट कर लेना, इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ सामने दे दिया है। आइसोमर, आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर होते हैं वैसे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है। जैसे एक बात, छोटी सी बात देखो, यहां लिखा हुआ है C4H10 यानी ब्यूटेन है। अब देखो ब्यूटेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में, सारे सी 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 स्ट्रेट लाइन में चारों लगा दिए, या हमारी मर्जी है कि हम 3 ही स्ट्रेट लाइन में लगाएं और एक ब्रांच में लगा दें, या हमारी मर्जी है कि जो हमने यहाँ पे कार्बन को लटकाया है यहाँ पे ना लटका करके हम इधर लटका दें। तो देखो हमारी मर्जी हो गई कि हमने उसके कार्बन के पोजीशन को बदल दिया। ऑब्वियसली जब हम कार्बन बदलते हैं तो हाइड्रोजन अपने आप बदल जाता है। तो अगर हम फिर भी देखो जहां भी आप जैसे भी इसको प्लेस करोगे ना, तो उसमें कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर सेम ही होंगे, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बदल गया, तो इसे हम आइसोमर कहते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको बेटा मैं बता रहा हूँ ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दिए गए हैं, दिए जाते हैं, इनको ध्यान रखना है। एक जो बेंजीन का, वैसे तो कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन कहते हैं तो यहाँ पे, तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ भी देखो आप क्लॉज शेप है, उसके बावजूद सारे कार्बन के 4-4 पूरे हो रहे हैं। इसके देखो आप, एक हाइड्रोजन इधर है, एक बॉन्ड कार्बन के साथ, इधर 2 बॉन्ड कार्बन के साथ, 2 1 3 1 4 पूरे हो गए, सबके 4-4 आपको नजर आएंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेटा कि एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी होती है कि अगर कोई एलिमेंट एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता हो, एक से अधिक फॉर्म में पाया जाता हो, जैसे हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि कार्बन को हम ग्रेफाइट के रूप में भी पाते हैं, डायमंड के रूप में भी पाते हैं, तो ये C60 भी आज पढ़ते हैं। तो ये सारे जो है वो एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, इसी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। इस फिनोमेना को एक प्रॉपर्टी है बेटा कैटेनेशन। क्या होता है? तो कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। अभी मैंने देखो बहुत शॉर्ट में बात की है आपसे, इसलिए मैं डीपली उतना नहीं बता पाया हूँ। मैंने कहा आपको, अगर मेरी क्लास फिजिकल आप लेते हो तो आपको याद होगा, मैं कई बार कहता हूँ कि कार्बन एक यूनिक एलिमेंट है। कार्बन कार्बन कार्बन, जितने कार्बन आपको जोड़ने हैं एक कार्बन से लाखों करोड़ों कार्बन आप जोड़ सकते, जुड़ जाते हैं, और किसी एलिमेंट में ऐसी प्रॉपर्टी नहीं। तो अगर कोई एलिमेंट यानी कार्बन अगर खुद के यानी कि कार्बन से ही जुड़ रहा है और कार्बन से ही जुड़ रहा है और कार्बन से ही जुड़ रहा है, तो अगर खुद से ही खुद के एलिमेंट से जुड़ रहा हो तो वो इसकी प्रॉपर्टी जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसे ये कैटेनेशन है। एक बात यहाँ पे हमें समझनी है, टेट्रा वैलेंसी बेटा मैंने बताया है कि 4 चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, इसलिए उसकी जो है टेट्रा वैलेंसी होती है। अब हम आ जाते हैं इथेनॉल पे। देखो यहाँ पे लिखा है अल्कोहल लास्ट में लगा हुआ है OH3CH2OH। अब इथेनॉल की जो प्रिपरेशन है ना, तो यहाँ हमें देखना है कि कैसे इथेनॉल की प्रिपरेशन होती है। तो 3 स्टेप हमारे पास दिए हुए। देखो सबसे पहले जो है वो जब सोडियम से रिएक्शन करता है कोई एसिड, तो देखो यहाँ पे सोडियम एथोक्साइड की फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ बॉन्ड्स विद द पॉप साउंड। अब देखो बेटा ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको घुमा फिरा करके और तब क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है, बिल्कुल टर्म समझ में आना चाहिए। ऐसे ही देखो CH3CH2OH है जो 443 केल्विन पर एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन जब H2SO4 का डाला जाता है, तो देखो ये सिंगल बॉन्ड की जगह ये क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है।
और H2 यानी इथीन की फॉर्मेशन हो जाती है ना। इसके बाद देखो CH3CH2OH इथेनॉल। इथेनॉल की और भी जो रिएक्शन है कि जैसे इथेनॉइक एसिड की फॉर्मेशन ये करता है। अब इसी में आपने पढ़ा है पीछे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, तो इसके बारे में आपको स्टडी करके आनी है। अब इसी तरह से बेटा देखो इथेनॉल की फॉर्मेशन कैसे होती है, सारी बातें आपने याद रखनी है कि जो एसिड है, बेस है, जब वो आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाते हैं, सॉल्यूशन बन जाते हैं। इसी तरह से ये सब आपको दिख रहा होगा, एसिड है, मेटल कार्बोनेट है, सारी चीजें। अब एस्टिफिकेशन देखो, ईस्टर बनाने का प्रोसेस। अब बेटा ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल ये दोनों मिलकर के ईस्टर बनाते हैं। ये शॉर्ट नोट इसीलिए लिखा हुआ है कि इथेनोइक एसिड और इथेनॉल दोनों मिलकर ईस्टर बनाते हैं। अब आप देख लो यहाँ पे जो है ये एसिड हो गया और इधर ये जो है बेस हो गया, दोनों आपस में मिले, रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और ईस्टर की फॉर्मेशन और प्लस में H2 होगा। हमें पता है कि ईस्टर जो है वो स्वीट स्मेलिंग होता है, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम या जो और एजेंट्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं। अब यहीं पे हम एक समझेंगे कि सैपोनिफिकेशन क्या होता है, साबुन बनाने का प्रोसेस। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सारे टर्म मैंने आपके लिए छाटे हैं। सैपोनिफिकेशन साबुन बनाने का जो होता है, तो एस्टर और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम मिक्स करते हैं तो देखो क्या बनता है, इथेनॉल और प्लस में शॉप जो साबुन होती है वो। तो ये जो है वो प्रिपरेशन साबुन की इस तरह से होती है। अब देखो एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं भाई, तो एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है यानी कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको जब हम सैचुरेटेड बना देते हैं यानी कि बॉन्ड तोड़ करके सिंगल बना देते हैं, तब वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एडिशन, या आप यूं कर सकते हो उसको हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, हाइड्रोजन जो कि हमें ऐड करना पड़ता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। हाइड्रोजन क्यों ऐड किया हमने, ताकि उसका जो ट्रिपल और डबल बॉन्ड है जब वो सिंगल में आएगा तो उसके कार्बन के जगह खाली रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे तब तो फिर वो एक्टिव ही रहेगा। तो उसको भरने के लिए कि वहां पे जाके हाइड्रोजन पहुंच जाए जल्दी से, और इसीलिए हम उसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं, जिसे हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं। वो एक प्रोसेस जो है वो एडिशन रिएक्शन का ही है। अब यहां से हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और बात करेंगे इसकी कि कंबशन में क्या होता है। जो कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है उसमें यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट की हमें प्राप्ति मिलती है, ये हमारे उसका प्रोसेस है। अब स्टॉप में तो हमने पढ़ ही लिया, देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टॉप आर सोडियम, सोडियम के जो मॉलिक्यूल होते हैं सोडियम या पोटेशियम होते हैं, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के लॉन्ग चेन दिख रहा है आपको, लॉन्ग चेन है ये। और यहाँ पे हमें देखना है कि इफेक्ट, दो दो टर्म हम देखते हैं, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। देखो हाइड्रोफोबिक वो होते हैं फोबिया, जिसको डर लगता हो पानी से, हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रोफिलिक, फिलिक का मतलब लविंग होता है, जिसको पानी से प्यार हो, जिसको पानी से डर ना लगता हो। तो आप सबसे आगे देख रहे हैं पिंक वाला जो पार्ट है, हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और दूसरा जो पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक है। तो मोस्ट ऑफ द डर्ट इज ऑयल, ऑयल ही होता है। तो वो हेड टुवर्ड्स वाटर, जो हेड है वो वाटर की तरफ और टेल जो है वो टुवर्ड्स ऑयल की तरफ वो चला जाता है। तो इस तरह से देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। उसके बाद जो उसमें गंदगी है, जो डस्ट पार्टिकल है, क्योंकि उससे पॉजिटिव चार्ज है इसलिए निगेटिव उसको अपनी तरफ खींच लेता है। अब हमने पढ़ा है बेटा कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं। देखो हार्ड वाटर वो होते हैं जो बोरवेल वगैरह से जनरली जो आते हैं, जिसमें कि
झाग नहीं बनता अच्छे से, फोम नहीं बनता अच्छे से। जब हम साबुन हाथ लगाते हैं या, तो वो फोम नहीं बनता उसमें। वो है हमारा हार्ड वाटर, और सॉफ्ट वाटर में जो है वो आसानी से बन जाता है। अब सॉप और डिटर्जेंट में एक छोटा सा जो डिफरेंस है, वो आपने देखना है कि सॉप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। अब उसके नीचे देखो बेटा, मैंने कुछ आपके लिए क्वेश्चन दिया है। क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, वही बताया था मैंने। वाई आर कोवैलेंट कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी अभी बताया था मैंने आपको। तो इसमें ना बहुत ही ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपके काम के हैं। अब उन सवालों के जवाब आपने करने हैं। फिर भी अगर कहीं समस्या होती हो तो फिर एक मस्ती का एक और चैप्टर ले लूंगा मैं। दूसरा जो है चैप्टर का नाम वो है कौन सा, कार्बन के बाद दूसरा कौन सा है, मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की चर्चा हम अगले में करेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, मुझे उम्मीद है कि आप करेंगे। जो क्वेश्चन है और उसका आंसर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दें, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।